नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में सबका स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। पहला ऑप्शन है दोस्तों नष्ट होने वाला। बी ऑप्शन है ईश्वर को न मानने वाला। सी ऑप्शन है नष्ट होने वाला। और डी ऑप्शन है जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। तो हमेशा जानिए दोस्तों, अनश्वर शब्द में यदि आ को हटा दिया जाए तो नश्वर बन जाएगा। नश्वर मीन्स होता है दोस्तों नष्ट होने वाला। ठीक है, तो जब नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला, तो नश्वर में यदि आ लग जाता है तो उसका उल्टा बन जाएगा दोस्तों, विलोम शब्द बन जाएगा, अर्थात नष्ट ना होने वाला। इसलिए दोस्तों मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आइए थोड़ी सी चर्चा हम इसके अन्य विकल्प करते हैं। जैसे बी ऑप्शन है दोस्तों ईश्वर को ना मानने वाला। ईश्वर को ना मानने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों? नास्तिक कहा जाता है। और ईश्वर को जो मानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आस्तिक कहा जाता है दोस्तों। आइए डी ऑप्शन में जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके। तो इंद्रियों के अंतर्गत दोस्तों आँख भी आता है। तो जो आँख के द्वारा देखा जा सकता है उसे गोचर कहते हैं, और जिसे आँख के द्वारा न देखा जा सके, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो न देखा जा सके, उसे गोचर का ज्येष्ठ विलोम अगोचर कहते हैं। तो जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? अगोचर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों अछवाट। दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है अछोट। सी है अछरोट। और डी ऑप्शन है असरोट। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, तत्सम का मतलब होता है तत्सम। दो शब्दों से मिलकर के तत्सम शब्द बना है। तत् का मतलब होता है उसी तरह, सम का मतलब समान, यानी कि उसी के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि अखरोट शब्द का संस्कृत शब्द पूछ रहा है, तो अखरोट शब्द को संस्कृत में अछोट कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रकंपित वर्ण है? निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? पहला ऑप्शन है रा। बी ऑप्शन है ला। सी यानी कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है या। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों वा। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, पढ़ाते समय ये बताया गया था कि प्रकंपित मीन्स होता है कंपन करना। प्रकंपित मीन्स क्या होता है? कंपन करना। अर्थात वह कौन सा वर्ण है जिसके बोलते समय जिह्वा में कंपन उत्पन्न हो। तो आइए दोस्तों, अगर हमें नहीं पता है तो एक एक वर्णों का उच्चारण कर लेते हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। डी में है वाह। वाह का उच्चारण कीजिए। वाह बोलने पर जीभ में कंपन उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा है दोस्तों। सी ऑप्शन देखेंगे या में बोलने पर भी कंपन नहीं उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। बी ऑप्शन देखेंगे ला में भी कंपन नहीं उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। लेकिन पहले ऑप्शन में है दोस्तों रा। आप जैसे बोल रहे हैं देखिए आपके जीवा में झनकार उत्पन्न हो रही दोस्तों। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग है? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, उपसर्ग मूल शब्दों में जुड़ता है, आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? हमेशा आगे। और प्रत्यय शब्दों के बाद लगता है।
पीछे लगता है। तो आइए प्रति उत्पन्न मत में को अगर हम तोड़ते हैं तो ये प्रति धन उत्पन्न धन मति, यानी कि दो मूल शब्दों, इसमें दो मूल शब्द हैं उत्पन्न और मति। तो इस मूल शब्द के पहले क्या जुड़ा हुआ है? प्रति। तो निश्चित रूप से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। अर्थात प्रति उत्पन्न मत में कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, यानी कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और यदि दोस्तों इसी शब्द में अगर पूछता है कि कौन सी संधि हुई है, तो इसमें यण संधि हुई है। और यदि इसी में अगर पूछता है कि प्रत्युत्पन्न मत में कितने मूल शब्द हैं, तो दो मूल शब्द हैं। कौन कौन से? उत्पन्न और मति। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण है, यानी कि इसमें कौन सा अपादान कारक के उदाहरण है? पहला ऑप्शन है राधा घर से निकली। दूसरा ऑप्शन है सीता गीता से अच्छा गाती है। तीसरा ऑप्शन है मुझे आपसे बहुत डर लगता है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल जानिए, आपको हम ये बताना चाहता हूँ कि अपादान कारक कहाँ कहाँ होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ पर अलग होने का भाव हो, अर्थात जहाँ पर अलगाव की बात हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। और कहाँ पर होता है? जब एक व्यक्ति की श्रेष्ठता किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ पर रक्षा या भय का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो ये चार बिंदु को बिल्कुल आप पकड़े रहिए। कहाँ पर? अलगाव में, और जहाँ पर किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रेष्ठता प्रदर्शित किया जा रहा हो, या जहाँ पर रक्षा या भय का भाव प्रकट होता हो। तो आइए हर एक ऑप्शन को देखते हैं। तो राधा घर से निकली, यहाँ पर बिल्कुल अलगाव हो रहा है। राधा घर से क्या हो रही है? अलग हो रही है। और बिया, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें भी अपादान कारक है। और सीता गीता से अच्छा गाती है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सीता गीता से अच्छा गाती है, श्रेष्ठता प्रदर्शित किया जा रहा है। सीता के साथ सीता का गीता के साथ क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? श्रेष्ठता प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन देखेंगे, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, यानी कि डर के भाव में भी और रक्षा के भाव में, ये चार स्थान पर अपादान कारक होता है दोस्तों। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसलिए हमारा उपर्युक्त डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यह फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। यह फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, यानी कि दोस्तों इसमें उसके लिए जो दिया गया है, इसमें पुरुष, वचन और कारक पहचानना है। इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है और कौन सा कारक है। तो उसके लिए हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पहचानने का एक लाइन में ट्रिक हमारी जानते रहना कि हम उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी कि हम उत्तम का मतलब होता है जहाँ पर हमारे बारे में बात हो, यानी कि हम दोनों, हम सब, तो ये उत्तम पुरुष होता है। और तुम मध्यम यानी कि जहाँ पर तुम्हारे बारे में बात हो, तुम दोनों, तुम सब, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ पर जब न हमारे बारे में बात हो, न तुम्हारे बारे में बात हो, किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हमेशा
प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, हमेशा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर उसके लिए ये तो ना हमारे बारे में बात है और ना तुम्हारे बारे में बात हुई है, बल्कि किसी अन्य के बारे में बात हुई है। और जब दोस्तों अन्य की किसी दूसरे के बारे में बात हो, वहाँ पर हमेशा अन्य पुरुष होता है। इसलिए इसमें केवल पहले विकल्प में अन्य पुरुष की बात हुई है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन सही होगा। इस हमेशा जो बिंदु बताए जा रहे हैं आप हमेशा अपने दिमाग में रखते चलेंगे दोस्तों, या बिल्कुल कहीं भी नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इस तरह से सवाल दोस्तों, कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष क्या है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों जो बिंदु हम बता रहे हैं नोट कर लीजिए कि विशेष किसी संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। यानी कि विशेष के श्रेणी में कौन आता है? या तो संज्ञा आएगा या तो सर्वनाम आएगा। अब बात ये आती है, इसमें वह दिया गया है, पहला ऑप्शन है वह, दूसरा ऑप्शन श्रेष्ठ, तीसरा ऑप्शन उपासक और डी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम जानते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें दोनों दिया गया है। वह क्या है? सर्वनाम है। और उपासक दिया गया। उपासक का मतलब जानते हैं दोस्तों? उपासक का मतलब उपासना करने वाला। तो उपासना कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति ही होगा। और व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संज्ञा। अर्थात इसमें उपासक क्या है दोस्तों? संज्ञा है। और श्रेष्ठ तो विशेषण है। तो हम जानते हैं कि विशेष केवल संज्ञा या सर्वनाम ही हो सकता है। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम दोनों है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा विशेष हो सकता है? हमेशा नोट कर लीजिए दोस्तों जिस पॉइंट को हम बताने चल रहा हूँ, कि हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष से नहीं हो सकता। क्या बताए दोस्तों? कि हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष से नहीं हो सकता। केवल विशेष वही होगा जिस संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पीछे विशेषण लगा हो। अर्थात जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा होगा तो जिसके साथ विशेषण लगा होगा वही शब्द विशेष होगा। तो अब देखिए दोस्त, इसमें श्रेष्ठ शब्द विशेषण है। वह श्रेष्ठ शब्द किसके साथ लगा हुआ है? उपासक के साथ लगा है कि वह के साथ लगा हुआ है? तो दोस्तों ये श्रेष्ठ शब्द उपासक के साथ लगा हुआ है, इसलिए विशेष हमारा क्या होगा दोस्त? उपासक होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिए गए वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया। बी ऑप्शन है, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे। सी ऑप्शन है, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। डी ऑप्शन है दोस्तों, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया वहाँ पर होती है जब कोई एक कर्ता किसी एक काम को करके दूसरे काम को प्रारंभ करता है। यानी कि एक क्रिया करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है, तो उसके जो क्रिया पहले हुई होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आइए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें दो क्रिया हुई ही नहीं है। विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, ये भी नहीं है। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, ध्यान देंगे दोस्तों। श्याम क्या किया? पहले दूध पिया
तो श्याम की पहले वाली क्रिया क्या है? दूध पीना। फिर दूसरी क्रिया क्या है? घूमने जाना। तो जब एक कर्ता एक कार्य को करके दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो उसका पहले होने वाला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हमारा इसमें भी सी ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो केवल एक शब्द है दोस्तों जो विभाजन के पश्चात अपने अन्य अर्थ में बदल जाता है, वो है योग रूढ़। हमेशा थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द है जिसका विभाजन करने के पश्चात वो अपने मूल अर्थ से विचलित होकर के नए अर्थ में बदल जाता है। जैसे दोस्तों जलज एक शब्द है। जलज मीन्स होता है कमल, लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा जल धन अज। ठीक है दोस्तों। और जल मीन्स जल और अज मीन्स होता है दोस्तों उत्पन्न होने वाला है। तो इसका मतलब हो जाएगा जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात इसका अर्थ बदल जाता है, यानी कि विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में बदल जाते हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा? जल में उत्पन्न होने वाला। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा, योग रूढ़। थोड़ी सी चर्चा हम अन्य विकल्पों पर करते हैं। जैसे सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द वही होते हैं जिसका एक अर्थपूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, सार्थक शब्द वो कहते हैं जिसके एक पूर्ण अर्थ होते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए कि वह शब्द जो एक से अधिक शब्दों से निर्मित होते हैं किंतु अलग होने पर भी वो अपने अर्थों को स्पष्ट करते रहते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों एक जैसे विद्यालय मीन्स होता है, विद्यालय को जब दोस्तों अलग करेंगे तो हो जाएगा विद्याधन आलय, अर्थात विद्या और आलय मीन्स घर। विद्या मीन्स विद्या, विद्या का घर। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको दो भागों में तोड़ने के पश्चात भी, यानी कि अलग करने के पश्चात भी उनके खंडों के भी एक सार्थक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि जिन शब्दों का खंडन करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं दोस्तों। जैसे जल, तो अगर जल का हम तोड़ते हैं तो जला, ना तो जल का कोई शाब्दिक अर्थ है और ना ही ला का कोई अर्थ निकलता है दोस्तों। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, इस वाक्य में सही भेद है दोस्तों बताएंगे। पहला ऑप्शन है संदेहार्थक, दूसरा ऑप्शन है विधानार्थक, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नार्थक और डी ऑप्शन है चौथा आज्ञार्थक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सोच करके बताएंगे कि सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, विधानात्मक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? विधानात्मक। विधानार्थक वाक्य ये है। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ पर विधानार्थक वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का भाव पाया जाता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
और जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने का संदेह उत्पन्न हो वहाँ पर संदेहार्थक वाक्य उसे कहते हैं, और जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव प्रदर्शित हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य। और दोस्तों आज्ञार्थक वाक्य किसे कहेंगे? जहाँ पर जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है दोस्तों, वहाँ पर आज्ञार्थक। ऐसे वाक्यों को कौन सा वाक्य कहा जाता है? आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। इसलिए दोस्तों सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? इन प्रश्नों को हल करते समय आपको कैसा आभास हुआ? इसको आप अपने कमेंट माध्यम से बिल्कुल देंगे। आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करते हुए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।